तो हेलो यार भाई लोगों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और अमेजिंग एपिसोड में इस हमारी रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज़ के, जिसके अंदर हम सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर। अभी हमारी पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यार इस चैप्टर को अभी हम रिवाइज करने वाले हैं। मैं हूँ आपका अरमान भैया, है ना। मैं हूँ आपका अरमान भैया। एंड यार अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार। सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे फिर हम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अभी हमने जो पहले 2 चैप्टर पढ़े हैं उसके अंदर हमने डेमोक्रेसी देख लिया, डेमोक्रेसी के बारे में समझ लिया पूरे अच्छे तरीके से कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कब होती है, किन किन कंट्रीज़ में हो सकती है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है, हमने सब देख लिया। अब देखते हैं डेमोक्रेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर, जिसका नाम है इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले टाइटल को समझे। तो चैप्टर का नाम है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना। आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपको इस चैप्टर से ये समझना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस क्या है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, आपको इस चैप्टर से ये समझना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, और इलेक्शन कैसे होते हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्शंस के क्या पूरी, यानी कि वो जिसको आप कहते हो पूरी प्रोसेस क्या रहती है इलेक्शंस की, एंड वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखें ओवरव्यू, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हम इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हम इलेक्शन चाहिए क्यों। दूसरा, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, यानी कि इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं लेकिन चाइना को हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, उसकी क्या क्या कंडीशंस है। फिर इंडिया के अंदर किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होते हैं। तो इलेक्शन लोगों को अलाउ करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, है ना। डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन ना हो तो क्या होगा कि डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। जो लोग, यानी कि अगर मान लो आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, आपकी कॉलोनी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक वार्ड मेंबर होता है, एक वार्ड परिषद होता है जिसको आप बोलते हो, है ना। या फिर आप जिस भी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पर नगर पालिका होती है जो हर एक रूल को रेगुलेट करती है वहाँ पर। अगर मान लो ये सब ना होता, अगर डेमोक्रेसी ना होती, तो आप लोग खुद से डिसीजन लेने लग जाते, आपके और आपके पड़ोसियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये आपका पड़ोसी कहता कि रोड बनानी है, आप कहते कि अभी रोड बनाने के पैसे नहीं है ना। तो आपके कन्फ्लिक्ट हो जाता है ऐसे। और ये अब ये तो बहुत छोटे स्केल पर बात करिए, अभी इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, 1 पॉइंट कितनी 4 बिलियन होगी अभी, है ना। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाली कंट्री के लिए इस तरीके से बिना डेमोक्रेसी के चलना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लार्ज डेमोक्रेसीज में डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करना चाहिए। अगर मान लो ऑन दी बिहाफ ऑफ पीपल, अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं करोगे, कोई भी खड़ा होकर बोल दे, जिसके पास भी पावर है सबको मार मुर के, तलवार से काट कूट के, गोलियों से मार के बोल दे कि भैया मैं यहाँ पे रूल करूंगा कंट्री को, सारे डिसीजन मैं ले रहा हूँ, उसने बोल दिया कंट्री को जला दो, तो ये कोई बात थोड़ी ना बनेगी। अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ रहे हैं, है ना। तो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होने चाहिए, आपको उन पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट को भी इवेलुएट करने में मदद करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कोई कंट्री, कोई गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट अच्छा, यानी कि अच्छा फंक्शन नहीं कर रही किसी कंट्री के लिए, तो आप अगले इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को वोट नहीं दोगे, उसको वोट कम हो जाएंगे और वो गवर्नमेंट पावर से हट जाएगी, कोई और नई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी, है ना। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस तरीके से है। ठीक है, अच्छा, अब आपके चैप्टर में एक स्टोरी दे रखी है हरियाणा असेंबली इलेक्शन की 1987 की। स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आता पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़ें, है ना। तो ये एक देवीलाल जी की कहानी है। उन्होंने एक न्यायी युद्ध, ठीक है, वो मूवमेंट स्टार्ट की थी और लोकदल की स्थापना करी थी। उन्होंने फार्मर्स को ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी जितने भी लोन्स हैं सब माफ़ कर दूंगा, और इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला। इलेक्शन का आउटकम क्या हुआ कि लोकदल जो है वो 90 में से 76 सीट जीत गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जीतने के बाद में जीतने के बाद में जो प्रॉमिस किया था उन्होंने उस प्रॉमिस को निभाया भी। ठीक है, यानी कि जो भी लोन्स थे उनको सच में माफ़ कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि इलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती है
ठीक है, यानी कि जो भी पब्लिक डिमांड है, अब उन्होंने ये चीज़ प्रॉमिस करी, उन्होंने फार्मर से सुना कि भैया हमारे पास में लोन है, ये सब लफड़ा है, तो उन्होंने उसको माफ़ किया। अब माफ़ करने के बाद में उनको पब्लिक सपोर्ट मिला, उन्होंने सरकार बनाई और बाद में फार्मर्स के लिए काम कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो पर्पज़ ऑफ इलेक्शन क्या है, ये तो ये अलाउ करते हैं पीपल को अपनी प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने के लिए कि आप कौन सी गवर्नमेंट को पसंद करते हो, आप कौन से कैंडिडेट को वोट करते हो। ठीक है, और लॉ मेकर्स को आप चूज़ करते हो, ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन गवर्न करेगा, आपकी कंट्री के लिए कौन डिसीजन लेगा, आपके बिहाफ पे कौन डिसीजन लेगा। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर इलेक्शन ना हो तो फिर सरकार आपको कुछ बोलेगी नहीं, यानी कि सरकार अपना काम करती रहेगी और आप उनसे बोलोगे कि भैया ये पॉलिसी क्यों आ गई या फिर ये पॉलिसी क्यों नहीं आई, तो सरकार बोलेगी हम तो नहीं बता रहे, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अगर इलेक्शंस ना हो तो फिर वो सरकार पावर में बनी रहेगी, है ना, तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्शंस की, कि सिटीजन्स के पास में पावर है अपने इलेक्टेड लीडर्स को रिमूव करने की भी। ठीक है, और जो गवर्नमेंट अगर वो अपने प्रोमिस को फुलफिल ना करे तो। ठीक है, अब किन चीज़ों से एक इलेक्शन डेमोक्रेटिक बनता है, तो ये देख लेते हैं यार। तो मेन 5 कंडीशन है। पहली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि सबके पास में राइट टू वोट होना चाहिए और सबका वोट का वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ स्लोगन रहता है, तो वो होना चाहिए। ठीक है, फ्री चॉइस होनी चाहिए, यानी कि एक सही ऑप्शन होना चाहिए, सही मायने में ऑप्शन होना चाहिए अलग अलग पार्टीज और कैंडिडेट्स के बीच में। जैसे चाइना का एग्जांपल ले, तो चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, इलेक्शन होता है लेकिन आप वोट ही एक पार्टी को कर सकते हो, तो वो किस बात का इलेक्शन हुआ, जब और कोई पार्टी नहीं खड़ी हो सकती इलेक्शन में। ठीक है, तो फ्री चॉइस होनी चाहिए आपके पास में कि 10-15 पार्टियां हैं, आपको जिसको वोट करना है उसको करो। रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, एक पीरियोडिक समय में इलेक्शन होने चाहिए, है ना, जनरली 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मेजोरिटी रूल क्या है, कि जो कैंडिडेट है जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो जीत जाएगा। आप कोई कंट्री कह दे जिसको सबसे कम मिलेंगे वो जीतेगा, तो वो तो कोई इलेक्शन नहीं हुए ना, फिर मेजोरिटी की बात ही नहीं सुन रहे आप, है ना। और इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए, यानी कि बिना किसी माल प्रैक्टिस के, बिना किसी मैनिपुलेशन के इलेक्शन होने चाहिए। लोगों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि आपको इसी को वोट करना है, या फिर कोई गलत यानी कि गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेना चाहिए इलेक्शन को कंडक्ट करते हुए। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन क्या अच्छा है, या फिर इतनी सारी पार्टियों की हमें ज़रूरत क्यों है, या फिर एक इलेक्शन के अंदर एक ही पार्टी क्यों नहीं है चाइना के जैसे, अलग अलग पार्टीज क्यों है, तो उसके प्रोस सुन लेते हैं, यानी कि अच्छी बातें। तो ये क्या करता है, पार्टीज को फोर्स करता है पीपल के इशू को एड्रेस करने में। यानी कि अगर आज मान लो बीजेपी पावर में, अगर बीजेपी कोई गलत डिसीजन लेती है तो कांग्रेस अपोजिशन है ना, या फिर जितनी भी बाकी पार्टीज अपोजिशन में, तो वो हाथों हाथ उसको यानी कि उसको हाईलाइट कर देगी, उसको मीडिया में आके बोल देगी, लोगों के सामने उसको मुद्दा बना लेगी। और ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए, अपोजिशन को ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, इससे ही बीजेपी के ऊपर फोर्स, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि मैं अच्छे डिसीजन लूँ। अगर वो कोई भी गलत डिसीजन ले लेगी तो अपोजिशन उसका विरोध करेगी, है ना। और उसके बाद में एनकरेज करता है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को, और पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल बनाता है। यानी कि अगर अपोजिशन ना हो, या फिर इतनी स्ट्रांग ना हो अपोजिशन, पावरफुल ना हो, तो फिर बीजेपी जो भी डिसीजन लेगी उसको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है बड़े बड़े लेवल पे, है ना। तो अभी तो जैसे मान लो कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है ना बीजेपी के बाद में, तो कांग्रेस क्या, या फिर जो इंडिया अलायंस है पूरा, है ना, वो क्या करेगा बीजेपी के बाद में। अगर बीजेपी ने कोई भी पॉलिसी बनाई है तो कांग्रेस, इंडिया अलायंस उसको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भैया आपने ये गलत किया। तो फिर बीजेपी के लोगों को भी आगे आके बोलना पड़ेगा कि हमने ये ऐसा क्यों किया, क्या सोच कर किया, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, उनको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। और इसके नुकसान क्या है कि ये भैया डिवीज़न बना देती है और राइवलरीज बना देती है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को भी लीड करती है। आपने सुना होगा कि दंगे फसाद हो गए, है ना, मिनिस्टर्स आपस में लड़ पड़े, लोग आपस में लड़ पड़े, और ये जो बीजेपी कांग्रेस का चलता रहता है, तो ये सब इसके कॉन्स है। ठीक है, और जो पार्टीज़ है वो विनिंग के ऊपर फोकस करती है, मे फोकस ऑन विनिंग ओवर गुड गवर्नेंस, यानी कि वो अच्छी सरकार बनाने की बजाय विनिंग के ऊपर फोकस करने लग जाती है, मोराल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इंडिया के अंदर किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, तो पहले तो इंडिया के अंदर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है पूरी कंट्री को। ठीक है, इंडिया के अंदर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, हर एक वोट की इक्वल वैल्यू है। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स पर कैसे इलेक्शन होते हैं, ये तो हो गया अपने जनरल इलेक्शन की बात, जो अपने मेन कंट्री वाले इलेक्शन होते हैं उनकी बात हो गई, लोकसभा की इलेक्शन की। अच्छा, अब मल्टीपल लेवल्स पर कैसे होते हैं, जैसे लोकसभा नेशनल इलेक्शन, उसके बाद में विधानसभा स्टेट इलेक्शन भी होते हैं। हर एक स्टेट को फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, जहाँ से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए खड़ा होता है,
उसके बाद में पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी, ठीक है। अच्छा, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व होती है जिससे कि जो वीकर सेक्शन है उनको भी यानी कि मौका मिल पाए, उनका ये इंश्योर किया जाए कि उनकी सोसाइटी को भी, उनके सेक्शन को भी रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। जैसे कि स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व है, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा के अंदर 47 सीट्स रिजर्व है, ठीक है। और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है उनके अंदर भी ओबीसीज और वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है, ठीक है। वोटर लिस्ट की बात करें तो वोटर लिस्ट सरकार की जिम्मेदारी होती है हर एक इलेक्शन से पहले कि वो वोटर लिस्ट बनाए। इसके अंदर क्या होता है कि वोटर की एलिजिबिलिटी की एक लिस्ट बनती है ना। यानी कि अपने इंडिया का क्या हिसाब है कि 18 साल से ऊपर का बंदा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत वोट कर सकता है, ठीक है। तो वोटर लिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी इससे बाहर ना रह जाए। वो सबको एक वो वोटर आईडी कार्ड देते हैं कि भैया हाँ आप वोटर लिस्ट में हो, आप वोट दे सकते हो, ठीक है। और एक इलेक्टोरल रोल होता है जिसको हर बार इलेक्शन से पहले अपडेट करना ज़रूरी है। वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसको ईपीआईसी भी बोलते हैं उसको भी इशू किया जाता है फ्रॉड से बचने के लिए, यानी कि कोई बंदा 2 बार वोट ना दे आए या फिर कोई 18 साल से कम उम्र का वोट ना दे आए, ठीक है। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कैसे होता है कि जो भी बंदा वोट दे सकता है वो इलेक्शन के अंदर खड़ा भी हो सकता है। एनी एलिजिबल वोटर कैन कंटेस्ट इलेक्शन, लेकिन उसकी एज क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 25 और अबव, ठीक है। पार्टी के नॉमिनेशन की बात करें तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो है या तो कोई भी कैंडिडेट अपना फ्री या अपने हिसाब से अकेला खड़ा हो सकता है या फिर कोई पार्टी उसको टिकट दे सकती है ना। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नॉमिनेट करती है तो फिर वो उस पार्टी सिंबल के साथ में खड़ा होता है और उसको लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी पार्टी यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसको पब्लिक में देना पड़ता है कि भैया उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने, उनकी एसेट्स, उनकी लाइबिलिटीज़ और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब उनको एक फॉर्म में देना पड़ता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें तो अब सब कुछ हो गया, अपनों ने सब देख लिया प्रोसेस कैसे है। अब बात आ गई इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो जब इलेक्शन होगा तब लोग क्या करेंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मिनिस्टर्स है, कैंडिडेट्स है, वो इलेक्शन कैंपेन्स करेंगे। तो कैंपेन के दौरान क्या होता है कि कैंपेन 2 वीक्स तक चलती है। पोलिंग के पहले, वोट डालने के पहले 2 वीक्स तक कैंपेन चलती है, ठीक है। और जो कैंडिडेट और पार्टीज़ है वो आपके पास में, लोगों के पास में, वोटर्स के पास में मीटिंग्स करते हैं, रैलीज करते हैं और मीडिया के थ्रू उनसे रीच आउट करते हैं, उनको प्रोमिस करते हैं, उनको सब बोलते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दो तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और कैंपेन्स के अंदर ही कुछ स्लोगन्स आते हैं, जैसे 1971 में कांग्रेस का स्लोगन था जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ। जनता पार्टी का स्लोगन था सेव डेमोक्रेसी। तेलुगु देशम पार्टी का था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ठीक है। ये सब दे रखे हैं, ये सब देख लेना यार, एमसीक्यूज के लिए अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कैंपेन्स की बात करें तो फिर इलेक्शन लॉज, इलेक्शन यानी कि इसको कोड ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं कि कुछ लॉज है जिनके तहत ही इलेक्शन होना चाहिए। जैसे कोई भी ब्राइब नहीं देगा, यानी कि रिश्वत नहीं, कोई धमकी नहीं चलेगी, ठीक है। कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी अपील्स नहीं चलेगी, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का। और इलेक्शन जो एक्सपेंसेस है, इलेक्शन कैंपेन करते हुए आप 25 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस नहीं कर सकते लोकसभा के लिए और 10 लाख से ज़्यादा का नहीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। यानी कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन है लोकसभा का और सभी लोगों को जाके 50-50 हज़ार रुपये दो। अगर कोई अमीर बंदा है तो वो तो कर ही सकते है ना, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो फिर यानी कि कोई भी रिलीजियस प्लेसेस का सिंबल नहीं होना चाहिए कैंपेन्स में, ठीक है। धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोई भी ऑफिशियल रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद में पोलिंग होती है, काउंटिंग ऑफ वोट होता है। इलेक्शन के दिन वोटर्स अपना वोट कास्ट करते हैं डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ्स के अंदर, ठीक है, ईवीएम मशीन के अंदर, ठीक है। वो अपना वोट कास्ट करते हैं, ठीक है। और जो पोलिंग ऑफिशियल है वो पहले उनकी वोटर आइडेंटिटी चेक करते हैं, बाद में वो इंक लगाते हैं, है ना। और वोट काउंटिंग की बात करें तो फिर ईवीएम को सील कर दिया जाता है बाद में सेफली, एंड हर एक वोट को एक सेट डेट के ऊपर ईवीएम्स को इकट्ठा किया जाता है ऑफिशियल बिल्डिंग में, एंड वहाँ पर सेट डेट के ऊपर सारे कैंडिडेट्स एजेंट्स की प्रेजेंस के अंदर सभी वोट्स को काउंट किया जाता है और जिसके भी हाईएस्ट वोट होते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। अब रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसके अंदर तो वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन फंक्शन इंडिपेंडेंटली करता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी पावर्स क्या क्या है कि एक तो ये इलेक्शन प्रोसेस को
सुपरवाइज करता है और उसके बाद में जो भी उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है और जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो बताता है, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि कोई भी खराबी हुई है इलेक्शन के अंदर तो फिर वो इलेक्शन को वापस भी कंडक्ट करवा सकता है, रीपोल करवा सकता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर, तो कुछ इशूज़ है, जैसे मिसयूज़ होता है गवर्नमेंट रिसोर्सेज का रूलिंग पार्टी के द्वारा, ठीक है। मनी का ज़्यादा यूज़ हो जाता है रिच कैंडिडेट्स के द्वारा, ठीक है। और जो वोटर्स हैं उनको धमकाया जाता है, फॉल्स नेम्स और एक्सक्लूजन हो जाते हैं वोटर लिस्ट में, ठीक है। अब ये सारे चैलेंजेस है, यानी कि आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, किसी ना किसी लेवल पे ये सब होते ही हैं, है ना। अब चैलेंजेस के बावजूद भी जो आउटकम है वो जनरली लोगों की विल को ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि कोई एक ऐसी जगह होगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई ऐसा हो गया, ये सारी गड़बड़ हो गई, 2 में हो जाएगी, 10 में हो जाएगी, लेकिन मेजरली पूरी लोग पीपल की विल को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है कि वो इंश्योर करे कि जो इलेक्शन है वो स्टिल डेमोक्रेटिक है, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करें तो फिर वोटर जो टर्नआउट है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा वोट करते हैं किसके अंदर, और वो भी मेनली गरीब लोग और अंडर प्रिविलेज लोग ज़्यादा वोट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम वोट करेंगे हमारे वोट की भी उतनी ही वैल्यू है, तो हमें वोट करना चाहिए, ठीक है। और जो वेल्दी और प्रिविलेज लोग हैं वो कम वोट करते हैं, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या है कि जो हाई पार्टिसिपेशन है उससे ये हमें पता लगता है कि लोगों के अंदर बिलीफ है इलेक्शन को लेके, वोट को लेके, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और फ्यूचर की बात करें तो चैलेंजेस है मनी और मसल पावर, क्रिमिनल बैकग्राउंड कैंडिडेट्स का, फैमिली डोमिनेशन होती है तो पॉलिटिक्स में। इसके लिए क्या क्या सुझाव कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स इलेक्शन में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और स्ट्रॉन्गर लॉज बनाएं इलेक्शन माल प्रैक्टिस को रिड्यूस करने के लिए, है ना। ये सब हम कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो इलेक्शन डेमोक्रेसी का दिल है ना। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इलेक्शन सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है अपने लीडर्स को चूज़ करने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का एसेंस क्या है कि फ्री फेयर होने चाहिए और रियल चॉइसेस प्रोवाइड करने चाहिए। इंडिया की इलेक्टोरल स्टैंड क्या है कि हाई वोटर पार्टिसिपेशन है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, रेगुलर इलेक्शंस है, ठीक है। इन सबसे डेमोक्रेसी चलती रहती है। चैलेंजेस रिफॉर्म्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, है ना। फाइनल थॉट क्या रहना चाहिए कि फ्री और फेयर इलेक्शन कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी का, ठीक है। और इससे ये इंश्योर करना चाहिए हमें, यानी कि इंश्योर करते हैं कि लोगों की विल ही डेमोक्रेसी में रिफ्लेक्ट हुई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर सच में ऐसा लगा तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ये सब करने में बड़ी मेहनत लगती है यार, हमें बनाने में मेहनत लगती है। आपका 10 सेकंड का काम भी नहीं है सब्सक्राइब और लाइक करना। अपने मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।